अखिलेश यादव ने आखिरकार तय कर ही दिया कि मेरठ से चुनाव कौन लड़ेगा। अतुल प्रधान लड़ेंगे। तो ये कैसे तय हुआ, किसकी बात पर अंतिम मुहर लग गई, इसके अलावा आपको बताएंगे कन्नौज, एक और महत्वपूर्ण सीट कन्नौज में कौन लड़ने वाला है। क्या अखिलेश यादव अपने खाली बैठे भाई तेज प्रताप को वहां पर मैदान में उतार सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कानपुर में क्या कोई खेल हो सकता है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच क्या प्रत्याशी बदल सकता है, ये आपको बताएंगे। और आज सपा से कांग्रेस में आ गए हैं उज्ज्वल रमण सिंह, जो कि बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह के बेटे हैं। तो क्या वो कांग्रेस की तरफ से इलाहाबाद प्रयागराज सीट से प्रत्याशी होंगे, इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। धन्यवाद भाई। तो आखिरकार पंकज जी, तय हो ही गया कि मेरठ का प्रत्याशी बदलेगा और अतुल प्रधान चुनाव लड़ेंगे। आपने कल ही बताया था शो में कि करीब 11 बैठकें हो चुकी हैं मेरठ को लेकर। अंतिम मोहर कैसे लगी, क्या प्रोसेस रहा? देखिए, प्रोसेस क्या रहेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही हो कि इसको टिकट मिले और इसको चले दो तरफ से। होता यही है। देखिए, इस तरह की जो पार्टियां होती हैं और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया अखिलेश यादव। एक खास समय होता है, जैसे कि राहु काल होता है ना सौरभ जी। लोग कहते हैं कि इस वक्त में कोई शुभ काम नहीं करिए, किसी से अच्छे कोई नया काम ना करिए। तो इसी टाइप का आजकल समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा है। अखिलेश यादव को कोई नाम से नहीं पुकारता, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। कुछ लोग उनको भैया भी कहते हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरा शुरू हो गई है। मुलायम सिंह को लोग नेताजी कहते हैं। कि उस खास समय में अखिलेश यादव को ये बात पसंद आ गई कि हाँ, यही वाला मामला है, तो उनका टिकट हो जाता है। किसी को ये समझ में नहीं आया कि मेरठ से भानु प्रताप सिंह को कैसे टिकट मिला, किसी के समझ में नहीं आया। बस ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और उस खास समय और परिस्थिति में अखिलेश यादव को भानु प्रताप सिंह का मामला समझ में आ गया और शुरुआत में ही मेरठ से उनकी उम्मीदवारी का नाम तय हो गया। लेकिन उसके बाद से, जैसा हम और आप कल चर्चा कर रहे थे, बैठकों का दौर चला और वहां पे पार्टियां कई गुटों में बटी हुई, मतलब ढिसुम ढिसुम हाथापाई छोड़ दीजिए, इसके अलावा सब कुछ हुआ। तमाम तरह की नीति और रणनीति बनी समाजवादी पार्टी ऑफिस के अंदर लखनऊ में और वहां मेरठ में भी। वो कहते हैं ना, मेरठ का दूसरा नाम हस्तिनापुर, वैसे ही कुछ मामला था। अतुल प्रधान जो है जबरा लड़ाके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अखिलेश यादव की कोर टीम के मेंबर भी हैं। समय ने साथ दिया, सरधना से उन्होंने संगीत सोम को हरा दिया, तो जाइंट किलर हो गए। तब से अखिलेश यादव उनको और मानने लगे। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही और जैसा आप जानते हैं कि मेयर का भी चुनाव लड़े, लेकिन मेयर के चुनाव में जो गड़बड़ हो गया उससे इनका नंबर कम हो गया। तीसरे नंबर पे हाँ, उनकी पत्नी जो है वो ठीक से लड़ नहीं पाई, एआईएमआईएम ने इनका नंबर बहुत कम कर दिया। तब से काल परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रहा। वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे लोकसभा। देखिए, एक बात और मान लीजिए, जीत हार चाहे जो भी हो, सबको लगता है, इवन अतुल प्रधान ने भी हमसे बातचीत में कहा कि भैया हम जीतने का दावा नहीं कर रहे, हार जीत चाहे जो भी हो, हम अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव अच्छा लड़ेंगे। ये बात उन्होंने 2 दिन पहले मुझे कही थी। अगर मुझे अध्यक्ष जी टिकट दे देते, तो जीतने का दावा वो भी नहीं कर रहे, सबको पता है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो फिर राजनीतिक जमीन खाली हो जाएगी, कोई दूसरा आके लड़ लेगा, तो फिर आप धीरे धीरे ना उस लिस्ट से डिलीट हो जाता है। इसलिए देखिएगा, कोई आदमी 5-5 बार चुनाव लड़ गया है, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हार भी गया, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ता। ये गजब राजनीति है। पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, आप तमाम जगह मेहनत भी लगाते हैं, फिर भी नहीं जीतते। सियासी जमीन कैसे छोड़ दी जाती है? अतुल प्रधान किसी भी सूरत में ये सियासी जमीन मेरठ की नहीं छोड़ना चाहते थे। अब मेरठ से 3 विधायक हैं, रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान। बैठकों का दौर परसों ही खत्म हो गया था और ये तय हुआ था कि अखिलेश जी जो इंडिया गठबंधन की बैठक में गए थे, वहां से लौट कर आएंगे और फिर इस बात पर फैसला होगा। कोई पंचायत नहीं होगी। तो इसीलिए कल कोई ऐसी बैठक नहीं हुई कि भाई रफीक अंसारी जी आप आइए, अब अपनी बात कहिए, शाहिद मंजूर जी आप आइए, आप अपनी बात कहिए, योगेश जी आप अपनी बात कहिए और मुर्तजा जी आप अपनी बात कहिए। सब कुछ नहीं हुआ। अखिलेश जी बैठे और फिर उन्होंने अपने कुछ लोगों से राय मशविरा की। उनके आसपास के जो लोग होते हैं, आप भी जानते हैं, उनके नाम भी हैं। हालांकि उनके कहने से कोई चीज बदल जाती है ऐसा नहीं। मुझे जो लग रहा है कि जब वो रवाना हुए थे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए, उससे पहले ही उन्होंने मन बना लिया।
अब आपको एक चीज और मार्के की बताऊं जी कि जब मंच से अपना भाषण देकर निकले अखिलेश यादव तो दिल्ली में अपने घर पे चले गए और वहां अतुल प्रधान ने कई प्रभावशाली लोगों को भेजा। उसमें मौलाना, उलेमा, मेरठ के कारोबारी, मेरठ के प्रभावशाली व्यक्ति, वो जी सब गए। उन लोगों ने अखिलेश यादव से बात की और अपने अपने हिसाब से अतुल प्रधान की दावेदारी क्यों मजबूत है इसके बारे में उन्हें समझाया। करीब आधे घंटे तक ये बातचीत चली है, जहां तक मुझे जानकारी मिली। मुझे जी लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। अखिलेश यादव ने पहले भी फैसला कर लिया होगा, फिर उन्हें लगा कि चलो ये सीट हम जीत तो नहीं रहे, हार ही रहे हैं, तो हम अतुल प्रधान को ही लड़ाते हैं। अतुल प्रधान उनके भरोसे के आदमी है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था एक बार, जी क्या कि मुरादाबाद को लेकर के उनके मन में पहले से चीजें क्लियर थी कि रुचि वीरा बेहतर चुनाव लड़ सकती, जी। और अपने फैसले पर अड़े रहे, उन्होंने बदला नहीं, भले एसटीएस ने नामांकन का पर्चा भर दिया। और यहां कई भी जगह उनको देखिए विरोध का रफीक सामना भी करना पड़ रहा है रुचि वीरा को, वीडियोज आ रहे हैं। जी लगातार हो रहा है, आज भी ऐसी जानकारी सामने। जी रफीक अंसारी ने यहां भी अपने वकील से कह के नामांकन का पर्चा मंगवा लिया था। तो ऐसे सूरत हाल बन रहे थे कि कहीं ये मुरादाबाद पार्ट 2 तो नहीं होने वाला है, लेकिन जी नहीं, उससे पहले ही। और आप देखिए कि मुरादाबाद मामले में रुचि वीरा का, जैसे समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया में जाकर पोस्ट करती है, वहां डालती है कि ये उम्मीदवार हैं, जी और उम्मीदवार बदलता है तो स्टार का मार्क आता है स्टार कि वाले, हाँ संशोधित, यानी जी हाँ कि बदल दिया गया। ऐसा कुछ मुरादाबाद के मामले में नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो, समाजवादी पार्टी की जगहसाई ना हो, उसकी जी खिल्ली ना उड़ाई जाए। इसीलिए कहते हैं ना, गलती से लोग सबक सीखता है, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। तो कल देर रात जब इस फैसले पर मुहर अखिलेश यादव ने मन बना लिया जी तो बाकायदा जारी किया गया। उसमें आगरा से भी हाँ सुरेश चंद्र और मेरठ से अतुल प्रधान, और संशोधित लिखा गया कि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा जी ना हो कि रफीक अंसारी भी नॉमिनेशन करने पहुंच जाए और योगेश वर्मा भी पहुंच जाए। योगेश वर्मा, देखिए हो क्या रहा था ना कि दलित को टिकट दिया जाए या मुस्लिम को दिया जाए, तो अखिलेश यादव दलित पर उनका बड़ा फोकस था कि हमको उस बेल्ट में एक मैसेज देना है। इसीलिए भानु प्रताप सिंह का नाम आया और बाद में योगेश वर्मा का नाम पहले नंबर पर चल रहा था। लेकिन बाद में अखिलेश ने कहा कि अपने ट्रस्टेड आदमी को ही लड़ाया जाए, तो अतुल प्रधान। और अतुल प्रधान थोड़ा जिद्दी, हाथ पकड़ के अखिलेश यादव से, जैसे वो धनंजय सिंह का वीडियो देखा होगा ना आपने, जी कि हाथ पकड़ के अपनी बात करें। तो ये कुछ जो भैया वाली टीम के ब्रिगेड के लोग हैं, ये लोग थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं अखिलेश यादव, किचन हाथ पकड़ कैबिनेट के। अरे भाई, अखिलेश जी की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, आप ही नहीं देखेंगे तो हमारा कौन देखेगा। नीचे बैठ गए, अपनी हाथ पकड़ लिया, जिद करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तरीके आजमाए जाते हैं। ये टिकट लेना भी बड़ा मुश्किल काम है, और खास तौर से कटवा के लेना तो दोगुना मुश्किल काम जी है। और अतुल प्रधान ने ये काम कर दिया, और आज मतलब कल ही तय हो गया था और कल रात में फैसला भी हो गया। तो अतुल प्रधान अब अरुण गोविल पर यानी राम पंकज के खिलाफ जी चुनाव लड़ेंगे। पंकज जी, आपने कहा कि भैया का हाथ पकड़ के करवा लेते हैं लोग, पर इस अदा से बहुत सारे कार्यकर्ता खुश नहीं है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो कई कार्यकर्ताओं ने लगातार ये बात, पहले भी मैंने नोटिस किया और लिख रहे हैं कि सब कुछ अतुल प्रधान को ही मिल रहा है। चाहे वो विधानसभा की बारी हो, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम को चुनाव हो, अब लोकसभा की बारी है तो वो भी उनको चाहिए। तो सब कुछ अतुल प्रधान को ही चाहिए। ये जो मैसेज जा रहा है बाकी कार्यकर्ताओं में, न सिर्फ मेरठ के बल्कि प्रदेश भर में, उसको कैसे मैनेज करेंगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। आज सवेरे भी मुझसे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने फोन करके ये कहा कि भैया इस बाकी लोग क्या करेंगे, सब वही लड़ेंगे। अब देखिए ना, पहले वो विधायक का चुनाव जब लड़े तो हार गए थे 2017 में, 2022 में भी टिकट मिला सरधना से, फिर उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। आप जानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष में पैसे का भी खेल होता है। बहुत ज्यादा। उस वक्त सुरेंद्र सिंह नागर समाजवादी पार्टी में राज्यसभा सांसद थे, और उनको इस ड्यूटी दी गई थी कि कैसे आपको किसी भी तरीके से जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाना है अतुल की पत्नी को। फिर अतुल की पत्नी जो है वो फिर लड़ गई मेयर भी। तो अतुल और अतुल की पत्नी, अरे समाजवादी पार्टी में और भी लोग होंगे, नहीं जीते या हारे क्यों, पहला चुनाव तो अतुल प्रधान भी हारे थे, तो अब मौका तो देंगे। यही वो वजह थी कि मेरठ के पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अधिकतर लोग अतुल प्रधान के खिलाफ थे। और ये भी कहते हैं कि अतुल प्रधान बड़बोलापन भी है, मतलब वो किसी से कुछ भी कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लोगों का ये आरोप है कि उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरठ में ऐसा दिखाते हैं कि मेरठ के अखिलेश यादव वही है। तो ये बात जरूर है, और ये बहुत लोग विरोध कर रहे थे। और इसीलिए देखिए कितना लंबा समय लगा। मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा हुआ हो कि 25 दिनों तक मेरठ का मामला अटका रहा।
भानु प्रताप सिंह का नाम कटना तय है, लेकिन अतुल प्रधान अखिलेश की पसंद के है, लेकिन उन्हीं को मिलेगा ऐसा तो हुआ नहीं। 11 बैठकों का दौर चला, करीब 25 दिन लग गए, तब जाकर अखिलेश यादव को यह फैसला करना पड़ा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसके रिपरकशंस भी क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेरठ के कई लोग हाथ खड़े कर देंगे इस चुनाव में, ये तय है। जी, तो बिल्कुल दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि कई लोगों का फिर कहना यह भी है कि चुनाव अतुल प्रधान ही ठीक लड़ भी पाएंगे, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, मगर हर तरह की बातें आ रही, नाराजगी भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी बात है कि ठीक लड़ेंगे। तो अतुल प्रधान वर्सेस अरुण गोविल का चुनाव मेरठ का देखना इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे आप जैसे पत्रकारों के लिए भी। हम लोग जब पहुंचेंगे मौके पर तो उसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। एक और सीट है पंकज जी, कन्नौज, उसको लेकर बड़ी मतलब दिलचस्पी है लोगों में। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ होने क्या वाला, क्या अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी अपने रिश्तेदार को, भाई को चुनाव मैदान में उतारेंगे, होने क्या वाला है। सुब्रत पाठक तो प्रचार करने में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार जो उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव हराया था, वो लगे हुए हैं, मगर सामने कौन अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या पिछड़ रहे हैं कन्नौज में, क्यों अटका है मामला? देखिए, मतलब कभी कन्नौज गढ़ हुआ करता था, मतलब परिवार का, मुलायम सिंह के परिवार का, फिर सुब्रत पाठक ने उसमें सेंध लगा दी। और सुब्रत पाठक 2014 का चुनाव भी बड़ा अच्छा लड़े थे, कुछ ही वोट से हारे थे, ऐसा नहीं कि 2019 में उन्होंने चमत्कार कर दिया और अचानक से आ गए। 2014 भी खूब खम ठोक कर लड़े थे, बड़ी मुश्किल से आखिरी वक्त में डिंपल यादव निकाल पाई थी। 2019 में तो उन्होंने चमत्कार ही कर दिया और डिंपल यादव चुनाव हार गए, ये बड़ा मतलब सेटबैक था। अब जो गढ़ हुआ करता था वही उनके हाथ से छिन गया। बहुत दबाव था अखिलेश यादव पर, खासतौर से जो लोकल पार्टी यूनिट है। देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, और जो भी ये परिवार का या समाजवादी पार्टी का गढ़ है ना, आज की तारीख में वहां इतनी कला है, पूछिए मत। मौका मिल जाए और 5 बड़े नेताओं को कमरे में छोड़ देना, तो सब एक दूसरे का बाल मुचते हुए निकलेंगे, आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। मगर भैया, अखिलेश भैया के सामने सब यही बोलते हैं कि आप लड़ लीजिए आके। हाँ, तो चूंकि उसपे मतलब सबसे बढ़िया है ना, उसमें सबका मामला सेट हो जाता है, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, सामने वाला का नहीं होगा, भैया रहेंगे अपने पास, रहेंगे तो 4 काम भी हो जाएगा, अपना भौकाल भी टाइट रहेगा। यही मामला आजमगढ़ का है, यही मामला आपको कन्नौज का भी है। कन्नौज में भी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, देखिए ना, आजमगढ़ में पार्टी कई गुटों में बटी हुई, इसी वजह से तो चुनाव हार गए, उपचुनाव धर्मेंद्र यादव फिर से गए। तो कन्नौज का मामला ये था। अच्छा देखिए, अखिलेश यादव ना लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, तो क्या पिछली बार भी लड़े थे, 2019 में आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, तो था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता उनको ये सुझाव दे रहे थे कि भाई लड़के क्या कर लीजिएगा आप, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना तो है नहीं, आप पीएम कैंडिडेट तो है नहीं, तो आपका एक सीट पर फोकस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जहां भी लड़ेंगे वहां बीजेपी जो है पूरी ताकत झोंक देगी आपको हराने में। अगर आप हार गए तो पार्टी के मोरल का क्या होगा। अभी तो डिंपल यादव हारी थी, आप ही हार गए, धर्मेंद्र यादव हार चुके हैं, तो फिर बचेगा क्या। आजम खान परिदृश्य में नहीं है तो पार्टी का बड़ा नेता कौन बचा भाई, आप ही तो है सबको। तो ये था मामला। मुझे याद है पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स थे, मतलब जिसमें माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, जो पुराने नेताओं के नाम आपको जहन में याद आ रहे होंगे, राम गोविंद चौधरी, सबकी राय यही थी कि अखिलेश जी चुनाव लड़े नहीं लड़वाए। आजमगढ़ सीट के अनाउंस हो गया, बदायूं हो गया, मैनपुरी हो गया, बचा एक ही था कन्नौज, तो सबका फोकस ये था कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ रहे। अखिलेश इस बार मूड में नहीं थे, मेरी जो बातचीत हुई थी उसमें वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी देखा नहीं, मतलब पत्ते नहीं खोल रहे थे लड़ना या नहीं लड़ना। कन्नौज में उन्होंने आज सभी बूथ अध्यक्षों से लेकर पार्टी के जितने भी जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता है उनकी बैठक बुलाई, लेकिन आप ये कहेंगे कि उसी बैठक में जाकर के अचानक से फैसला ले लेंगे, ऐसा नहीं है, और कह देंगे कि भैया मैं अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। हालांकि लोग चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही लड़ेंगे तो सुब्रत पाठक को मतलब भीड़ पाएंगे, बाद बाकी उतना चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है जी। तो वहां 2 तरह के उम्मीदवार थे। उससे पहले एक घटना जो हुई वो बता दूं, जैसा आप जानते हैं कि रामपुर वाला जो मामला था उसमें तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने का मन आया था, ख्याल आया था अखिलेश यादव के मन में। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने को बेकरार है, हर हाल में लड़ना चाहते हैं भैया, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लंबे समय से भाई। 2000 जो मैनपुरी का उपचुनाव हुए थे जी, मुलायम सिंह के बाद जीते थे, तो 2014 की बात है, तब वो आजमगढ़ और मैनपुरी 2 जगह से चुनाव जीते थे, उन्होंने सीट खाली कर दी, तेज प्रताप चुनाव जीत जाए, उसके बाद तो उनको मौका ही नहीं मिला, ना विधानसभा ना लोकसभा। 2019 गुजर गया, 2022 गुजर गया, तो कितना इंतजार करेगा आज जी।
तो तेज प्रताप एकदम बावले हो रहे हैं। और सुनिए वो कौन है तेज प्रताप यादव, लालू यादव जी के दामाद हैं। दामाद, जी। लालू यादव जी की पैरवी आ रही है भाई साहब, छोटी पैरवी नहीं है। उन्होंने फोन किया अखिलेश जी को, ये बात पुष्टि हो गई है कि लालू यादव ने कहा भाई कि कितना इंतजार करेगा हो, सब लड़ते हैं, तेज प्रताप तो लड़े, वो सांसद रहल बड़ा, तो वो जी। फोन भी आ गया है। तो एक नैतिक, मानसिक और पारिवारिक, इसको तीनों तरीके से कही अखिलेश यादव पे दबाव था। तेज प्रताप यादव 5 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। एक बात है, अखिलेश जी के सामने अगर आप चले जाइए, हाथ पकड़ के कह दीजिए ना कि भैया आप, आपके अलावा कौन देखेगा, नहीं दे, जैसे धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल गया, आप अपनी बात कह दें, विनम्रता पूर्वक समझा ले, तो आपका काम बनता। अच्छा। तो तेज प्रताप यादव ने 5 दिनों में ये काम कर दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा। तो 2 कैंडिडेट हैं कन्नौज से, तेज प्रताप यादव, परिवार के सदस्य, परिवार ही लड़ता रहा है। पहले मुलायम सिंह लड़े, फिर कन्नौज से अखिलेश यादव लड़े, अखिलेश नहीं तो डिंपल लड़े, तो डिंपल नहीं तो अब तेज प्रताप। दूसरी जो उम्मीदवार है जिसके बारे में अखिलेश यादव के मन में था कि परिवार नहीं, इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनका नाम है रेखा वर्मा। वो औरैया जिले की विधुना सीट से विधायक चुनी गई है जी। और ये कौन विधानसभा क्षेत्र कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है जी। और ये लोध जाति के हैं। अब देखिए उस पूरे बेल्ट में ना, आप देखिए जैसे कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस बेल्ट में एटा, मैनपुरी, आपको अलीगढ़, कासगंज, ये सब जगहों में ना लोध जाति के भी वोटर ठीक ठाक है, बदायूं में भी यहां तक। तो अखिलेश यादव के मन में था कि इस बिरादरी के एक नेता को हम टिकट दें तो हमारा सामाजिक समीकरण दुरुस्त रहेगा। तो रेखा वर्मा धनी राम वर्मा की बहू है, जो कभी यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे, इटावा सुरक्षित, माफ करिएगा, वो आपको उनके करीबी थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे। अखिलेश यादव ये चाहते थे, लेकिन अब लालू यादव की पैरवी वाला फोन और परिवार का दबाव और तेज प्रताप की हर हाल में चुनाव लड़ने की उनकी ख्वाहिश, तो आज वो कन्नौज गए हैं। तो ये मानकर चलिए कि तेज प्रताप यादव सेट हो गए हैं। कन्नौज से सुब्रत पाठक के खिलाफ तेज प्रताप यादव, यानी तेज प्रताप यादव वर्सेस सुब्रत पाठक, ये चुनाव होगा। हो सकता है, अभी ये गुंजाइश छोड़ दी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ समाजवादी पार्टी में गारंटी के साथ तो कुछ ना कहिए। बिल्कुल हो के टिकट कटे जा रहे हैं। और ऐसा ही आज हमने कुछ देखा प्रयागराज लोकसभा को लेकर पंकज जी, कि वहां पे लगता है कि क्लैरिटी हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि इसमें बड़ा आप कहानी लगातार सुना ही रहे थे कि कांग्रेस को वहां प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, तो उसका फैसला हो गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, बड़े नेता, करीब 8 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे, रेवती रमन सिंह के बेटे उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो क्या ये तय माना जाए कि वो चुनाव कांग्रेस से प्रयागराज लोकसभा से लड़ रहे हैं? इसी शर्त पर आए हैं उज्ज्वल रमन सिंह। अच्छा। कि चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी थी तो जरूर, पर शायद इस गठबंधन से नहीं थी उनके मन की बात, जहां तक मुझे पता है। जी। बीजेपी की तरफ उनके जाने के रास्ते भी बनने लगे थे, लेकिन मामला अटक गया और पिछला विधानसभा चुनाव वो प्रयागराज की करछना सीट से हार गए थे। तो हुआ ये कि आपको बताएं, ये जो 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन में ना, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां ये सारी सीटें ना एक एक नेता के लिए ले ली कि फलानी सीट पर ये नेता चुनाव लड़ेंगे। और ये अखिलेश यादव ने कहा भी था कि भाई ऐसे सीट हम नहीं देंगे, आप ये बताओ कि आपकी कौन से सीट पे कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, आप अनाप शनाप नहीं मांग सकते। तो जब उस गठबंधन की बातचीत हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, तो प्रयागराज की सीट जो ली गई थी लोकसभा की, वो ली गई थी अनुग्रह नारायण सिंह जी के लिए। जी। अनुग्रह नारायण सिंह जी विधायक भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े जी। अब लेकिन जब ये सीट मिल गई लोग प्रयागराज की, तो अनुग्रह भैया जो है, अनुग्रह नारायण सिंह, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर उनको लगा यार कहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने जाए, बीजेपी का मामला टाइट है, लड़ लेंगे कुछ मिलेगा नहीं, पैसा भी खर्चा हो जाएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, जो मेरी उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी दावेदारी खत्म कर दी। अब बड़ी विकट समस्या हो गई भाई, मतलब कांग्रेस ने सीट ले ली और कांग्रेस के नेता ही नहीं, आप ही देखिए ना कौन है उनके पास जी। तो बड़ा मुश्किल स्थिति हो गई। तो रेवती रमन सिंह यहाँ लखनऊ में अस्पताल में भर्ती थे, पीजीआई में। तो अजय राय जो है यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी उज्ज्वल रमन सिंह के बिरादरी के हैं, भूमियार जाति के हैं जी। और अविनाश पांडे यूपी प्रभारी भी थे। तो उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने जाने के बहाने पहुंच गए दोनों लोग।
रेवती रमन सिंह उन दिनों थोड़ा अखिलेश यादव से उनका मन खट्टा हो रहा था, जी। और खट्टा हो रहा था, ये कोई छिपी बात नहीं थी, ये मीडिया में आपने आके कहानी बयान सुनाई भी दे भी दिया थी। था। जी। हाँ, कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, तो वहां जाके इन लोगों ने कह दिया कि भाई उज्जवल रमन सिंह से करा। अब उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि जब तक अखिलेश जी हमको नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे। तो फिर अविनाश पांडे ने आग्रह किया अखिलेश यादव से, क्योंकि याद करिए लखीमपुर खीरी वाला जो रवि वर्मा, जो कई बार के सांसद रहे, संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के जी। खीरी से, वो चले आए थे कांग्रेस, कि उनको चूंकि वहां से समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा था, सोचे कांग्रेस आएंगे टिकट मिल जाएगा। और अखिलेश यादव ने बिल्कुल घोड़े खोल दिए कि भैया चाहे जो हो जाए हम रवि वर्मा को नहीं देंगे। और इस बात पे ये मतलब खीरी नहीं मिला, कितना झगड़ा हुआ था याद करिए उस टाइम, जी। एकदम ये चल रहा था कि गठबंधन टूटिए ना जाए कहीं। तो इस बार हुआ कि नहीं, बिना अखिलेश यादव की सहमति से नहीं होगा। तो अखिलेश यादव से फिर उज्जवल रमन सिंह, अखिलेश यादव ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, जब तय हो गया कि भाई जाइए आप और आप चुनाव लड़िए, तो उज्जवल रमन सिंह फिर कल बातचीत फाइनल हुई, कल ही तय हुआ कि भाई आज 12:30 बजे, हाँ लेट से आए, लाव लश्कर के साथ प्रयागराज से चले हैं, तो आज शामिल हो गए हैं और अब प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता पुराने नेता रहे हैं, कई 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के भी लड़े। उज्जवल रमन के लिए पहला चुनाव होगा, वो भी कांग्रेस से, नई पार्टी, नया कल्चर। देखते हैं उज्जवल रमन सिंह कैसा लड़ पाते हैं। अभी वहां से बीजेपी ने कोई उम्मीदवार दिया नहीं, लेकिन पहली बार ये है कि सपा का नेता कांग्रेस के टिकट पर। जी, पहली बार आपने जो अंतिम बात बोली, इसी से मैं अपना अगला सवाल उठाऊंगा कि पहली बार देखा है कि कांग्रेस के टिकट पर सपा का प्रत्याशी। ऐसे ही कुछ चर्चा कानपुर लोकसभा को लेकर चल रही है, जहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं आलोक मिश्रा और सामने से बीजेपी की तरफ से आ गए हैं रमेश अवस्थी। तो चुनाव को लेकर वहां बड़ी चर्चा जो लोकल लेवल पे चल रही है कि क्या आलोक मिश्रा की जगह अमिताभ वाजपेयी, जो कि 2 बार से लगातार विधायक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अमिताभ वाजपेयी अगर लड़ते रमेश अवस्थी के खिलाफ तो चुनाव मजबूती से लड़ पाते या भयंकर टक्कर दे पाते, या कह सकते हैं कि जीत भी सकते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी चर्चा शुरू हो गई है कि जो प्रयोग हुआ है प्रयागराज में, क्या वो कानपुर में भी हो सकता है? टिकट तो बदले ही जा रहे हैं। देखिए कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन बीज पड़ गया है। बीज पड़ गया मतलब चर्चा खुसर खुसर शुरू हो गई। आपको एक बात बताते हैं साहब, कुछ देर पहले मैं कांग्रेस ऑफिस था, ये जो उज्जवल रमन सिंह की ज्वाइनिंग हो रही थी, तो उस सिलसिले में उससे पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर था। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, संयोग नहीं है कि दोनों जगह हमने एक ही तरह की चर्चा सुनी। वो चर्चा क्या थी आपको बताते हैं कि भाई वहां से बीजेपी के रमेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश अवस्थी का आपने एक वो वीडियो अपने वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें वो ट्रेन से जब आए हैं तो उनकी जगह बीजेपी के दूसरे नेता को माला बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद हैं। बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद है। तो लोग ये मानकर चल रहे हैं और बीजेपी के कुछ नेता अंदर खाने उनको बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। तो घर के अंदर के जो झगड़े हैं उसको कौन इनकैश कर सकता है, उसका फायदा कौन उठा सकता है। तो उसमें बातचीत हो रही थी कि आलोक मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है और कानपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। श्री प्रकाश जायसवाल आखिरी तक चुनाव लड़ते रहे, अच्छा वोट भी करते रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। और जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 3 सीटें जीती, उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस अच्छा करती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, उससे ये हुआ कि भाई अमिताभ वाजपेयी मतलब इरफान सोलंकी तो अंदर चले गए, वहां ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। तो अमिताभ वाजपेयी जितना अच्छा लड़ सकते हैं, आलोक मिश्रा से जैसी अपेक्षा थी वैसे ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं आ रही। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि वो अपने ही नेता जिनको आलोक मिश्रा है उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक कांग्रेस के मुझे फॉर्मर एमपी मिल गए पार्टी ऑफिस में, उन्होंने कहा भैया आलोक मिश्रा जी को सलमान खुर्शीद साहब ने टिकट दिलवा दिया है, अमिताभ वाजपेयी लेकिन अच्छा लड़ाका आदमी है, ये मौका सही था। जीत हार तो अलग होती है, लेकिन टिकट मिलना चाहिए था अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ वाजपेयी टिकट दावेदार थे भी, मांग भी रहे थे टिकट जी, और एक हद तक बात हो भी चुकी थी कि भाई अमिताभ वाजपेयी को कांग्रेस में शामिल करा के और उनको टिकट दे दिया जाए, जैसा उज्जवल रमन सिंह के साथ हुआ था। फिर वह विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी और ये वो भाई, चूंकि ये माना जाता है कि शहरी इलाकों में कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने से परहेज करते हैं, लेकिन उनको कांग्रेस से परहेज नहीं है। ये नैरेटिव है, ये परसेप्शन है समाजवादी पार्टी को ले। उस लिहाज से कांग्रेस का ही चुनाव लड़े।
अमिताभ वाजपेयी को लाने की बात है। अब ये कांग्रेस के अंदर से भी बात आ रही है, अभी तो नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन आलोक मिश्रा की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। जो 17 सीटें हैं ना लोकसभा की, जी। उनमें से 14 माफ करिएगा 13 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सिर्फ 4 सीट बाकी है, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज और मथुरा। कानपुर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चर्चा का दौर शुरू हो गया है। अब अगर ये फीडबैक ऊपर तक जाता है, और अगर जैसे आलोक मिश्रा के भी तो पैरवीकारक होंगे, जैसे आज चर्चा कर रहे थे सलमान खुर्शीद साहब के नाम का जी। जिक्र आया, तो दिल्ली में उनकी भी बचाने वाले होंगे, कुछ लोग उनके काटने वाले होंगे। अभी बचाने काटने में कौन किस पर भारी पड़ता है, उससे ये तय हो जाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों में मैंने चर्चा जरूर सुनी है कि अमिताभ बेहतर लड़ सकते थे। अब जी। राम जाने की क्या तय करती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच का फैसला होना है। बिल्कुल। हालांकि अमिताभ वाजपेयी साथ नजर आ रहे हैं आलोक मिश्रा के। बाकी देखने वाला होगा कि अभी साथ दिख रहे हैं, कल को क्या आलोक मिश्रा को अमिताभ वाजपेयी के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल देखने वाला होगा, जो भी होगा तस्वीर साफ होगी, हम आपको बताएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश में लगातार सीटों को लेकर जो जानकारी आ रही है, जो प्रत्याशी अदले बदले जा रहे हैं और चुनाव का रंग जैसे जैसे जम रहा है, हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ऐसे पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।